हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो लैपटॉप पे है, बिकॉज हम थोड़े बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसे बेसिक्स जो पढ़ने पहले ज़रूरी हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, कोई सम लेंगे, कोई प्रॉब्लम लेंगे, तो हम बोर्ड पर आएंगे। हमने पार्टनर्स कैपिटल मेथड ये हमने एकदम क्लियरली समझ लिया, क्योंकि इस पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में हमें वही अलग से बनाना था। इसके पहले आपने 11th में प्रोप्राइटरीशिप आपने पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑलरेडी देखा हुआ है। जब हम सिंगल ओनर का बैलेंस शीट बनाते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उसके कैपिटल को सीधा बैलेंस शीट में लिखते थे। अगर प्रॉफिट होता था, यानी फेवर में अगर कैपिटल होता था, तो हम प्लस करते थे, अनफेवर में तो माइनस करते थे। ठीक ना। यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी दो से ज़्यादा 50 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। हमने ऐसा देखा, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स में देखा कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब आप ही सोचो कि 50 पार्टनर्स एक ही बैलेंस शीट में कैसे एडजस्ट होंगे, क्योंकि हो सकता है कोई, मान लो कि 10 पार्टनर्स हैं, तो 10 में से 5 ने ड्राइंग लिया है, 5 ने नहीं लिया है, किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को कमीशन मिल रहा है। तो बैलेंस शीट में ना प्लस माइनस करना, एडजस्टमेंट करना बहुत बोलते हैं ना भीड़ जैसा हो जाएगा, या बहुत अनकैलकुलेटेड नज़र आएगा। वहाँ पर बैलेंस शीट हमें चाहिए होती है, एकदम क्लीन चाहिए होती है। तो इसीलिए हमने अलग से कैलकुलेशन करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ताकि पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज़ हैं, पार्टनर्स कैपिटल से डायरेक्ट रिलेटेड जितनी एंट्रीज़ हैं, चाहे सैलरी हो गई, कमीशन टू पार्टनर्स हो गया, सैलरी टू पार्टनर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, या और भी कुछ जो पार्टनर्स को मिलता है, जैसे प्रॉफिट भी हो गया, तो सारे एडजस्टमेंट क्लियरली एक अलग अकाउंट में किए जाएँ। और उस अलग अकाउंट में करने के बाद हम सीधे कहाँ उसे पुट कर दें, बैलेंस शीट में। तो इसलिए बीच में अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ रहा है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर था, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, आई होप समझ सकते हो। तो लॉजिक क्या है कि कई सारे पार्टनर्स हैं, तो उनका जो भी एडजस्टमेंट है वो हम अलग से अकाउंट बना के कर देंगे, ताकि हमारा बैलेंस शीट क्लीन नज़र आए। क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी की होती है, पार्टनर्स की नहीं। तो कंपनी का बैलेंस शीट क्लीन नज़र आना चाहिए। पार्टनर्स का जो भी हिसाब किताब है उसका अलग से अकाउंट बनाकर दिखाया जाएगा। तो हमने पढ़ा कि 2 मेथड हैं पार्टनर्स कैपिटल के, क्या है? एक तो फिक्स कैपिटल मेथड है, जिसमें हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है, यानी जिसमें कैपिटल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो हम उसमें क्या बनाते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो सारे एंट्रीज उसी में करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया है, इसे भी ज़रा समझ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा, चेंज हो गया क्या? हाँ। तो नोट क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस में अपीयर इन ईदर साइड, दैट इज़ डेबिट और क्रेडिट। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो कैपिटल का बैलेंस होता है ना, जनरली वो क्रेडिट साइड ही होता है। लेकिन करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इतनी बात ध्यान देने वाली है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, यानी क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है, द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी मतलब है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। क्योंकि बहुत बार ना लिखा नहीं होगा कि फ्लक्चुएटिंग इस्तेमाल करो या फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल करो, तो पता कैसे करेंगे? वहाँ पे ना करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो समझ दो कि हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में ही कैपिटल भी है और करंट अकाउंट भी है। लेकिन अगर कैपिटल का बैलेंस नहीं है, तो क्लियर है कि हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। और सिर्फ कैपिटल अकाउंट किस में बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ये सिंपल लॉजिक है। और देखो, हर चीज़ को ना बेसिक से पढ़ा करो, कंपेयर किया करो, क्यों, कैसे, कितना। जब ये सवाल मन में लाओगे और जब चीज़ों को देखोगे ना, आपको बहुत सारे आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है प्लीज़। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। वो तो हमें ऑलरेडी पता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और बिजनेस क्या कर रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है ना।
आपने किसी से लोन लिया और आपको उसको ब्याज देना पड़ रहा है, तो वो लायबिलिटी कर्ज है, और जो कि क्रेडिटेड होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बट व्हेन देयर इज नो करंट अकाउंट, पार्टनर्स आर मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये वही लिखी बात है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है. सीधी सी बात यार, फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही करंट अकाउंट में एंट्री जाएगी. फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ही अकाउंट बनता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा. ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, समझ लिया है. चलो आगे बढ़ते हैं और अपने मेन काम भी करते हैं. थोड़ा सा लेक्चर हल्का सा लंबा हो सकता है क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें थोड़ी पढ़नी है. इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे लेकिन समझ लेंगे. जो ऑलरेडी 11th में हमने पढ़ा है उसे भी देखेंगे लेकिन बेसिक से, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि हमें कुछ नहीं पता. जब हम किसी चीज़ को जीरो से समझने की कोशिश करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता है. ठीक है, चलो. तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंटेंट क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या समझना है. इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटीज़ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, चलो ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट समझना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट समझना है, और बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट्स. यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो सिर्फ एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जनरली हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है. लेकिन जो मेन दिक्कत आती है ना स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, वो एडजस्टमेंट में मेन आती है. हालांकि कई सारे एडजस्टमेंट जो है वो बहुत कॉमन है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक बहुत कॉमन है, हम 11th में भी करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत कॉमन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत कॉमन है, इनकम रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीवेबल, बैड डेब्ट्स, राइट, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये कुछ कॉमन है. जैसे डिप्रिसिएशन, ये बहुत कॉमन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग और लोन, ये बहुत कॉमन है. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी बहुत कॉमन है. तो कुछ एडजस्टमेंट बहुत कॉमन है. लगभग यहाँ जितने भी दिए ना सब कॉमन ही एक तरह से देखा जाए तो. बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल, कई सारे कॉमन है. तो हमें इसके एक एक करके समझेंगे. यहाँ बस मैं इंट्रोडक्टरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें क्यों क्यों ज़रूरी होती हैं. ठीक है, हम सब पढ़ने वाले डिटेल में, सब आगे दिया हुआ डिटेल में, इसलिए टेंशन नहीं लेना है. तो ये कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स है जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हम वो समझेंगे आगे. तो हम क्या क्या समझेंगे इन स्टेटमेंट से, यानी जो हम सब बनाने वाले हैं. तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, हम वो आगे देखेंगे. नो द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, क्यों फाइनल अकाउंट ज़रूरी है ये भी समझेंगे. नो द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट भी समझेंगे. और आई होप आपको पता होगा एडजस्टमेंट की जनरली 2 इफेक्ट्स हैं. एक जो जाता है डेबिट में जाता है, और दूसरा जो जाता है वो क्रेडिट में जाता है. क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? सोचो कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट क्यों हैं. 11th में हमने पढ़ा है, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. क्या फॉलो कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. जब आप जनरल एंट्री करते हो तो आप क्या करते हो, एक डेबिट करते हो और एक क्रेडिट करते हो. और उसमें हम अमाउंट भी देखते हैं, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा. तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. एडजस्टमेंट्स कौन सी एंट्रीज होती हैं? जो साल भर के बीच में नहीं हुई हैं, छूट गई हैं. और कुछ तो एंट्रीज लास्ट में ही होती हैं. क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में ही होता है क्योंकि वो लास्ट में पता चलता है. डिप्रिसिएशन लास्ट में होता है, उसका मेथड ही लास्ट में इस्तेमाल करते हैं. और कुछ जो छूट गया है बीच में जो एंट्रीज नहीं हो पाई हैं, किसी वजह से रह गई हैं, तो उनकी एंट्री लास्ट में करते हैं एडजस्टमेंट्स के नाम पे. और इसीलिए उसकी 2 एंट्रीज होती हैं, या 2 जगह होती है, डेबिट में और क्रेडिट में. कोई एडजस्टमेंट 3 एंट्री का भी है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो उसमें डेबिट में जितना अमाउंट हुआ है उतना ही क्रेडिट में होगा. तो हम समझेंगे कैसे कैसे. उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझेंगे, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का भी. नो द हाउ टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, और ये भी समझेंगे कि भाई बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट लॉस कैसे आता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट के ऊपर, वो भी समझेंगे. क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने का मेन पर्पज़ ही यही है, जो पूरा स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, पार्टनर्स की पोजीशन क्या है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा फॉर्मेट देखने के बाद. हालांकि आपको 12th में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जब आप FY में, SY में, TY में, ग्रेजुएशन में जाओगे तो एनालिसिस करने के लिए आता है कि बताओ भाई ये स्टेटमेंट है तो इसमें एनालिसिस बताओ कि लोन कितना है, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा. चलो तो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे. एज पर द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न
वी विल ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो प्रोप्राइटरी कंसेशन हमने 11th में पढ़ा, उसकी तरह यहाँ पे हमें क्या बनाना है, पार्टनरशिप फॉर्म का फाइनल अकाउंट। द इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, जनरली फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन द अकाउंटिंग। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, पूरे अकाउंटिंग प्रोसीजर का लास्ट स्टेप होता है, यानी हम जर्नल एंट्री करते हैं, हम लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, बैंक बुक बनाते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं, और भी कई सारे लेजर्स बनाते हैं। वो सारे काम क्यों हो रहे हैं, ताकि लास्ट में हम क्या बना सकें, लास्ट में हम फाइनल अकाउंट बना सकें, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बना सकें, प्रॉफिट लॉस बना सकें, और बैलेंस शीट, सबसे मेन तो बैलेंस शीट है, बना सकें, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चलो देखते हैं। तो स्टेप्स जो अकाउंटिंग में होता है, क्या होता है, हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, सब्सिडरी बुक्स, वही कैश बुक, पेटी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, कई सारी चीज़ें बनाते हैं, राइट। 11th में आपने सब पढ़ा है। उसका इस्तेमाल करके हम लेज़र बनाते हैं, लेज़र से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनल अकाउंट बनाने के प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं, और उसमें हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये 3 मेन स्टेटमेंट है। कैपिटल अकाउंट तो हमारा एडिशनल सपोर्टिव स्टेटमेंट है, या एक तरह का लेज़र अकाउंट है, ताकि कैपिटल क्लियरली पता चल सके। तो जो मेन होता है वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में जो भी एक्टिविटी ऑफिशियली होती है ना, उन सबका एक नियम बना होता है। आपने कभी सोचा कि 1 अप्रैल ही क्यों? तो क्यों, इसलिए कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है, भारतीय इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में बनाया गया था, तब से 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर, यानी कि बिजनेस का या पूरा अकाउंटिंग, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का 1 अप्रैल से, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सरकार का भी जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। नेसेसरी क्यों है, नेसेसिटी क्या है फाइनल अकाउंट की? पहली बात, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ताकि ये पता कर सकें कि भाई सामान, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में हम फैक्ट्री रिलेटेड और गुड्स के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उससे रिलेटेड जो इनकम होती है उसकी एंट्री करते हैं। गुड्स से रिलेटेड, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। फैक्ट्री पकड़ लो, फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे होते हैं और फैक्ट्री से होने वाली जितनी इनकम है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं, और उससे ये पता करते हैं कि फैक्ट्री लेवल पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो फैक्ट्री लेवल पर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में, वहाँ पे खाली एंट्री करने के बाद हमें जो प्रॉफिट होगा या जो नुकसान होगा उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस वर्ड का मतलब होता है इसमें और भी कुछ ऐड और माइनस करना बाकी है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट लॉस में, वहाँ ऐड लेस करके फिर हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, करते हैं ना, इसलिए उसका नाम ग्रॉस है। और जब प्रॉफिट लॉस में आते हैं तो वहाँ पे उसका नाम हो जाता है नेट। नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी, लेकिन नाम क्या हो जाता है, नेट, ठीक ना। वही चीज़ नीचे लिखी है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। प्रॉफिट लॉस तो जानने के लिए करते ही हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को भी जानने के लिए करते हैं। टू नो द फाइनेंशियल, देखो लिखा भी अगली बार, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो मैंने कहा वही लिखा है कि भाई साल के अंत में बिजनेस की हैसियत क्या रह गई है, बिजनेस बढ़ा है, कम हुआ है, घटा है, क्या हुआ है, राइट। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेटर्स, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने सामान बेचा है, कस्टमर्स एक तरह से। क्रेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधारी लिया है, पैसे उधारी लिए हैं, या फिर जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे सामान उधार लिया, रॉ मटेरियल। तो यही तो दो मेन ट्रांजेक्शन तो यही तो होते हैं। सबसे ज़्यादा बिजनेस किस पे खर्चा करता है, रॉ मटेरियल्स पे, सबसे ज़्यादा इस पे खर्चा होता है। सैलरी वैलरी वो भी एक चीज़ है, लेकिन रॉ मटेरियल्स पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। और सबसे ज़्यादा बेचता किसको है, पैसा कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, कंपनी को, कस्टमर से। तो कस्टमर जो होता है उसे डेटर्स में काउंट किया जाता है। और क्रेडिटर्स में कौन होता है, सप्लायर, क्या बोलते हैं, सप्लायर, यानी जिसे उधारी में लिया है वो क्रेडिटर्स और जिनको उधारी में दिया है वो डेटर्स। कहने का मतलब है टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग।
देखो एक और बात पॉइंट है कि इसको अंडरलाइन कर लेना, फ्यूचर प्लानिंग। फाइनेंशियल अकाउंट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर, बिजनेस के नुकसान को देखकर, फ़ायदे को देखकर, क्रेडिटर्स को देखकर, डेटर्स को देखकर, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम देखेंगे कि स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ, सैलरी पे कितना खर्चा हुआ, वेजेस पे कितना खर्चा हुआ, बाकी सारी चीज़ों पे देखेंगे कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है। फिर इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, कमीशन से कितना इनकम हो रहा है, इंटरेस्ट से कितना इनकम हो रहा है, डिप्रिशिएशन पे कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं और देखी जाती है किसी पे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, फिजूल तो नहीं हो रहा है। अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसका कुछ मतलब हुआ ना, कि बना के बस कुछ नहीं देखा और साइड में रख दिया, नहीं, उसे देखना है, समझना है कि हम कहाँ पे अपना खर्चा कम कर सकते हैं, कहाँ से इनकम बढ़ा सकते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। टू फाइंड द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, वो बैलेंस शीट देख के पता चलता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी देख के पता चलता है। और एप्लीकेशन का मतलब होता है वो पैसे फिर कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। सीधी सी बात है, कैपिटल के थ्रू पैसे आते हैं जनरली, या फिर हम बैंक लोन लेते हैं या किसी पार्टनर से लोन लेंगे, अगर हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो। उसे खर्च कहाँ करते हैं, असेट्स खरीदने में खर्च करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में खर्च करते हैं, सब असेट्स में आ गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, राइट। फिर जो बैलेंस बचता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में रखते हैं। तो सोर्सेज मतलब लाइबिलिटी और एप्लीकेशन का मतलब होता है असेट्स, ठीक है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। देखो क्या लिखा है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल भी पता करना। वो कैसे पता चलेगा गुडविल कितना है, वो बैलेंस शीट में होता है, गुडविल कंपनी की इतनी है, ताकि उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जा सके, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कल को कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, कोई नया पार्टनर आ गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो बिजनेस को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, यानी नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, बिजनेस की रीवैल्यू करनी पड़ती है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस किस हिसाब से होता है, तो उसकी गुडविल के हिसाब से। किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो उसकी गुडविल से पता चलता है, यानी मार्केट में उसका कितना नाम है, उसका कितना प्रोडक्ट चलता है, उसके हिसाब से बिजनेस की वैल्यू की जाती है। जैसे कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, आपने देखा है डॉक्टर्स की फीस अलग अलग होती है। कोई डॉक्टर 50 रुपये भी फीस लेता है और कोई डॉक्टर 500 भी फीस लेता है, 1000 रुपये भी लेता है, 1500 2000 तक भी लेता है। लेकिन ऐसा कहीं लिखा है क्या कि इतना ही फिक्स डॉक्टर लेगा, नहीं, वो उनकी काबिलियत और उनके नाम पे फीस ली जाती है। समझ में आ रहा है मेरी बात। वैसी तरह कंपनियां भी होती हैं, तो उनका मार्केट में जितना नाम होगा, जितना गुडविल होगा, या गुडविल का वर्ड का मतलब ये रेपुटेशन क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से क्या डिसाइड होगा, कंपनी की वैल्यू डिसाइड होगी। कंपनी जब रिकन्स्ट्रक्ट होगी तो उसकी वैल्यू दूसरी होगी, चेंज हो जाएगी। अगला है टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ द फर्म लाइक इनकम टैक्स। और इसलिए भी फाइनल अकाउंट बनाना ज़रूरी है ताकि इनकम टैक्स कैलकुलेट हो पाए कि कंपनी कितना कमा रही है तो कितना सरकार को पैसा दे, क्योंकि कंपनियों का भी ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार को पैसे दे, पैसे मतलब टैक्सेस दे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ओके सो मैं सोचता हूँ यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम दूसरा पार्ट बनाऊंगा मैं भी जस्ट, और उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की बात करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे एंड करते हैं। फर्स्ट